हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। हम लोग बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। आज कुछ काम में थोड़ा बिजी हो गया था, लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं। नए सिरे से चीज़ों को मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। तो दिस इज सेकेंड लेक्चर इन द सीरीज। तो इन दिस लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग समझने वाले हैं आईपीओ के बारे में। क्या होता है आईपीओ, जिसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आप बहुत सुनते होंगे न्यूज़ कि आज इस कंपनी का आईपीओ आया, कल उस कंपनी का आईपीओ आया, आईपीओ फिर वो लिस्ट होने वाला है। ये सब चीज़ें हम लोग अभी देखते हैं कि आखिर ये क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग ये समझेंगे कि कंपनी एंड इंडिविजुअल में डिफरेंस क्या है, फिर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या है, फिर आईपीओ का प्रीमियम कैसे डिसाइड होता है और लिस्टिंग कैसे होता है, और फर्दर हम लोग ये समझेंगे कि आईपीओ जब लिस्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, सो इंडिविजुअल एंड कंपनी। क्वेश्चन ये अराइज होता है, वाई ए कंपनी इज रिक्वायर्ड, वाई नॉट एन इंडिविजुअल। मतलब बोलना यहाँ पे ये चाह रहा है कि हम लोग को कंपनी क्यों चाहिए, कंपनी यहाँ पे सिस्टम में क्यों होना चाहिए, क्यों ना एक इंडिविजुअल आदमी ही अपना बिजनेस करे बस। ठीक है, एक कंपनी हम लोग क्यों फॉर्म करते हैं। तो हम लोग इस चीज़ को समझने के लिए छोटा मोटा एग्जाम्पल से पहले स्टार्ट करते हैं एनालिसिस पूरा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक मेरे को इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, मेरे पास कुछ अभी 50 लाख रुपए हैं। ठीक है, एंड नाउ आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस विथ दिस 50 लाख। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, सिंस मेरे पास अभी 50 लाख ही है, मैं पूरा का पूरा अपने बिजनेस में नहीं लगा सकता, है ना। मैं अ पार्ट ऑफ इट लगाऊंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मे बी मैं 25 लाख अपने पॉकेट से लगाया और 25 लाख में लोन ले लूंगा इसको। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा 50 लाख हम लोग अपना इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं, लेट्स से इस बिजनेस में 15% का प्रॉफिट है। ठीक है, तो चलो ये एक केस हुआ। तो 15% का प्रॉफिट है, इसका मतलब हम लोग कुछ 7.5 लाख हम लोग यहाँ पे अर्न कर पाएंगे इसमें प्रॉफिट। ठीक है, नाउ एक और सिचुएशन लेते हैं हम लोग, जहाँ पे लेट्स से कि एक 100 लाख का कोई एक बिजनेस हम लोग को स्टार्ट करना है। ठीक है, मेरे पास अभी भी 50 लाख रुपए ही थे। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं ना कोई एक पार्टनर को ढूंढूंगा। राइट, आई लुक फॉर ए पार्टनर। और मैं पार्टनर को क्या बोलूँगा कि भाई हम लोग एक बिजनेस शुरू करते हैं जिसमें 25% तक प्रॉफिट हो सकता है, और इसमें तुमको 50 लाख देना पड़ेगा और 50 लाख मेरे को देना पड़ेगा। तो अब क्या है कि मान लीजिए उसमें 25% का प्रॉफिट हुआ, लेकिन 25% 100 लाख पे हुआ है। राइट, 100 लाख पे 25% यानी कि 25 लाख का प्रॉफिट हुआ। बट सिंस आप 50 लाख उसमें लगाए थे, 50 लाख आपका दोस्त लगाया था, इसका मतलब क्या होगा कि 12.5 लाख आपको प्रॉफिट होगा, इसको भी होगा 12.5 लाख। ठीक है, अब सोचो जरा, इस केस में आप स्टिल 50 लाख ही हैं आपके पास, समझ रहे हैं ना। बट 50 लाख में सिंस ये बिजनेस अच्छा था, आपको 12.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, बट विद द हेल्प ऑफ समवन, है ना। यहाँ भी आपके पास 50 लाख ही था, लेकिन बिजनेस छोटा था, बिजनेस का मार्जिन कम था, तो आपको कम प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, वी आर ऑलवेज विलिंग टू लुक फॉर ए पार्टनर। बिजनेस अगर अच्छा है तो हम लोग पार्टनर को खोजेंगे और पार्टनर के साथ हम लोग अपना बिजनेस चलाएंगे। राइट, बट प्रॉब्लम ये है कि एज एन इंडिविजुअल अगर हम लोग पार्टनर ढूंढेंगे तो प्रॉब्लम ये है कि इंडिविजुअल का कोई भरोसा नहीं है। समझ में आ रहा ना, एक इंडिविजुअल का कोई भरोसा नहीं है। तो कंपनी के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोलते हैं कि अ कंपनी नेवर डाइज। समझ में आ रहा ना, मतलब कंपनी कभी मरता नहीं है, वो एक लीगल एंटिटी है। इट इज अ लीगल एंटिटी, लीगल एंटिटी है, और इसको ना कंपनीज एक्ट के तहत इसको चलना पड़ेगा। वेयर एज इंडिविजुअल का कोई भरोसा नहीं है। इंडिविजुअल का मूड चेंज हो सकता है, समझ रहे हो। मूड स्विंग हो गया, बोला कि भाई अभी अभी तो बोला था कि आपको मैं 50% का हिस्सेदारी दूंगा, कल को बोलेगा नहीं कुछ और कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इंडिविजुअल का डेथ हो सकता है। राइट, तो इन केसेस में क्या होगा कि पार्टनर जो है वो ट्रस्ट नहीं कर पाएगा आपको। राइट, बट अगर एक कंपनी है तो कंपनी एक लीगल एंटिटी है। इट इज़ बाउंड टू ओबे कंपनीज एक्ट। मतलब ये चीज़ है कि अगर आप एक कंपनी बनाते हैं तो आपके पार्टनर्स के साथ कभी भी फ्रॉड नहीं होगा। ठीक है,
पार्टनर्स के साथ कहीं भी फ्रॉड नहीं हुआ, क्योंकि कंपनीज एक्ट है, ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड एंटिटी है ये चीज़, ठीक है। तो आप गवर्नमेंट रेगुलेटेड एंटिटी बन जाओगे तो पार्टनर्स के साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, पार्टनर्स विल हैव मोर ट्रस्ट इन योर कंपनी एंड दस वो आके पैसे इन्वेस्ट करेंगे आप में, ठीक है। समझ में आ रहा है? बट अब एक और प्रॉब्लम अराइज होता है यहाँ पे, क्या देखते हैं हम लोग। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग को 1 करोड़ का बिजनेस था या 100 लाख का बिजनेस था, दैट इज 1 करोड़ का बिजनेस था। तो अब क्या होगा कि 1 करोड़ का बिजनेस तो ठीक है, छोटा मोटा बिजनेस हो सकता है, लेकिन मान लीजिए कि कोई एक बड़ा बिजनेस हम लोग करना है, मेरे को चाहिए 10 करोड़, ठीक है। तो आपको बहुत सारे पार्टनर्स चाहिए होंगे, है ना, यू विल लुक आउट फॉर द पीपल। अब ये पार्टनर्स हम लोग कैसे ढूंढेंगे? ऐसा तो नहीं है कि ठीक है मैं सब कुछ बना दिया, एक डॉक्यूमेंट कर लिया कि कंपनी क्या करती है, कैसे प्रॉफिट करेगी, और मैं फिर मार्केट में जाकर ढूंढ रहा हूँ ऐसे लोगों को कि भाई तुम मेरा पार्टनर बन जाओ और मेरे कंपनी में कुछ पैसे इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट हम लोग शेयर कर लेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, समझ में आ रहा है ना। तो बात यहाँ पे ये राइज होता है कि अगर मेरे को इतना पैसा अगर मेरे को उठाना है, इतना पैसा अगर मेरे को चाहिए, तो वेयर टू गो? पार्टनर्स ढूंढने के लिए ही कहाँ जाएंगे हम लोग, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये है कि अब ऑफ कोर्स इतना तो सबको समझ में आ गया कि हम लोग एज एन इंडिविजुअल वी कांट गो एनीवेयर, नोबडी विल ट्रस्ट अस। लेकिन अगर हम लोग एक कंपनी फॉर्म कर लेते हैं तब लोग जरूर ट्रस्ट करेंगे, लेकिन फिर भी कहाँ जाएंगे हम लोग? क्या हम लोग सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे हम लोग मैसेज करें सब जगह कि भाई तुम मेरे कंपनी में पैसे दो? ना, हम लोग वैसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसके लिए ना अब हम लोग जाते हैं एक्सचेंज के पास। एक्सचेंज के पास कोई भी कंपनी जाएगा एक्सचेंज के पास। एक्सचेंज मतलब कि एनएसई या फिर बीएसई, अभी ये दोनों एक्टिव एक्सचेंजेस हैं इंडिया में। समझ में आया? ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब कंपनी जब एक्सचेंज के पास जाएगा तो अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। थोड़ा समझते हैं इस चार्ट के थ्रू कि एक्सचेंज में जाने के बाद क्या होगा। समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। हम लोग एक कंपनी फॉर्म किए XYZ लिमिटेड, ठीक है। नाउ XYZ लिमिटेड, लेट्स से कि इसको चाहिए था 100 करोड़ रुपीस, ठीक है, इसको 100 करोड़ रुपीस चाहिए था। नाउ ये ना 100 करोड़ रुपीस इसको चाहिए, तो ये जाएगा एक्सचेंज के पास और एक्सचेंज को बोलेगा कि एक्सचेंज NSE BSE मेरे को ना इतना करोड़ रुपीस चाहिए, इसके बदले में मैं क्या दूंगा? मैं इक्विटी शेयर दूंगा। इक्विटी शेयर मतलब क्या हुआ? ये बेसिकली इस कंपनी का हिस्सेदारी है, सर्टेन % स्टेक रहेगा इसमें, इक्विटी शेयर। बात करेंगे इसके बारे में हम लोग, ठीक है। ये बोलेगा, ये एक तरह से इक्विटी शेयर जो है ये पार्टनरशिप शेयर की तरह आप इसको बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली ये जाता है एक्सचेंज के पास, एक्सचेंज को बोलता है मेरे को 100 करोड़ रुपीस चाहिए, इसके बदले में मैं अपने कंपनी में हिस्सेदारी दूंगा थ्रू इक्विटी शेयर, ठीक है। तो एक्सचेंज क्या बोलेगा कि अच्छा मेरे से कोई भी आके थोड़ी ना मांग सकता है 100 करोड़ रुपीस, आप मेरे को पहले ये दिखाओ कि आप अच्छे कंपनी हो कि नहीं। सो ना एक्सचेंज पहले इससे मांगेगा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है। कोई भी आईपीओ के साथ कंपनी इज बाउंड टू प्रोवाइड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जहां पे इसका पूरा कंपनी का हेल्थ का इंफॉर्मेशन रहता है। हेल्थ मतलब इसका अकाउंट्स, इसका बिजनेस, इसके चैलेंजेस क्या क्या होंगे, सारे कुछ प्लस माइनस सारे कुछ इसमें इंफॉर्मेशन रहेगा, ठीक है। तो ये सब देने के बाद एक्सचेंज अच्छे से इस सिस्टम को चेक करता है कि वेदर ये सब कुछ सही है कि नहीं, और वो होने के बाद फिर ये अलाउ करता है ओके नाउ आप यहाँ पे एक्सचेंज के पास आप रजिस्टर कीजिए। और ये रजिस्टर फिर एक्सचेंज क्या करेगा? एक्सचेंज फिर इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करवाएगा और ये सारे हमारे कस्टमर्स हैं जो कि रेडी टू इन्वेस्ट हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली कंपनी को नहीं दे सकता है पैसा, ये एक्सचेंज में यहाँ पे अपना रिक्वेस्ट डाला है, एक्सचेंज इस चीज़ को अगर अप्रूव कर दिया तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे आईपीओ का लिस्ट, आईपीओ आ जाएगा, यहाँ पे आईपीओ लॉन्च हो गया, ठीक है। अब आईपीओ जब लॉन्च होता है इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। मतलब कंपनी जो है अपना कुछ पार्ट पब्लिक को ऑफर कर रहा है, ठीक है। नाउ अब सोचिए
कि कंपनी को 100 करोड़ रुपीस रेज करने थे। तो ये क्या किया, ये बोला कि मैं 10 रुपीस का 10 करोड़ शेयर ये कंपनी का इसको पब्लिक किया है, ये इसको पब्लिक किया। पब्लिक करना मतलब ऑफर किया है ये पब्लिक लोगों को, ठीक है। 10 रुपीज़ पर शेयर कॉस्ट है और 10 करोड़ शेयर्स हैं, ठीक है। ये पब्लिक को देगा और आईपीओ के फॉर्म में इस चीज़ को रखेगा, ठीक है। अब एक्सचेंज क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया और ये अलाउ किया। एक डेट का रेंज रहेगा आपको, डेट रेंज रहता है यूजुअली 4 to 5 डेज रहता है आपको, कभी कभी 3 डेज भी रहता है और 3 डेज। सो इतना डेट का रेंज रहता है जहाँ पर एक इंडिविजुअल हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस आईपीओ में। अब एज एन इंडिविजुअल हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग आरएचपी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आरएचपी ही पूरा हेल्थ के बारे में बताता है कंपनी को। हम लोग देखेंगे उसके सारे एस्पेक्ट्स की, कहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, इसको लॉस हो सकता है, क्या क्या चैलेंजेस हैं। ये सब देखने के बाद अगर इंडिविजुअल को ये लग रहा है कि नहीं ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी आगे, तो इंडिविजुअल्स यहाँ पे ये शेयर खरीदेंगे और पैसे देंगे बेसिकली, ठीक है। तो इस तरह करके क्या होता है कि आईपीओ जब लॉन्च होने के बाद, लिस्टिंग के बाद जब ये शेयर्स इसके पास चले जाते हैं तो अल्टीमेटली कंपनी के पास 100 करोड़ रुपीस आ जाता है, ठीक है। थोड़ा और डिटेल्स हम लोग समझते हैं आईपीओ के बारे में नेक्स्ट पेज पे। आईपीओ लॉन्च होने के प्रोसेस में जरा हम लोग सेवरल डेट्स को पहले समझते हैं। तो सबसे पहले इसका कमेंसमेंट डेट आएगा। कमेंसमेंट डेट मतलब ये वो चीज़ होता है जिस दिन आईपीओ जो है वो एक्सचेंज के पास लिस्ट होता है, एक्सचेंज के पास हो जाता है, ठीक है। इसमें कमेंसमेंट डेट से लेकर के आईपीओ एक्टिव रहेगा आपको 3 to 4 डेज के लिए, ठीक है। नाउ तो आईपीओ में हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, तो हमारा जो भी डीमैट अकाउंट है हम लोग उसके थ्रू जाएंगे। डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट होगा, तो डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट में आपको आईपीओ सेक्शन रहेगा, वहाँ पे पूरा लिस्ट आ जाता है। आईपीओ सेक्शन में पूरा लिस्ट आ जाएगा एंड देयर आप एक दो शेयर नहीं ले सकते हैं, आपको वहाँ पर लॉट्स में लेना पड़ेगा। सर्टेन नंबर ऑफ लॉट्स, एक लॉट्स में सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स रहते हैं, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ 1 लॉट इज अप्रॉक्सीमेटली, अभी का ये है कि अप्रॉक्सीमेटली ये 15,000 का होता है। एक लॉट का जो कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रहता है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली मतलब 14,000 समथिंग से लेकर के 15,000 समथिंग तक हो सकता है ये चीज़, ठीक है। तो आप ना वहाँ पे लॉट्स में खरीद सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं 2 शेयर खरीद लूँगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो सर्टेन नंबर लॉट्स वो बना के रखता है, सर्टेन नंबर शेयर्स इन ए पर्टिकुलर लॉट, ठीक है। तो हम लोग जाके वहाँ पे अप्लाई करेंगे। नाउ वी अप्लाई फॉर आईपीओ वाया डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट एंड वहाँ पर क्या होगा, ये जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये 15,000 रुपीज़ जो है ये आपके बैंक अकाउंट में ब्लॉक हो जाते हैं और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ASBA। तो ASB का फुल फॉर्म क्या है ये आप लोग देखे होंगे। दिस इज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। मतलब आपके ना जो भी, जैसे मान लीजिए आपका अकाउंट ज़ीरोधा में है, ठीक है, तो बेसिकली ज़ीरोधा में जो भी आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड होगा ना, उस बैंक अकाउंट में 15,000 मतलब जो भी इस लॉट का प्राइस रहेगा 1 लॉट का, उतना अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ये आपके डीमैट अकाउंट के पैसे में ब्लॉक नहीं होता है, ध्यान रखना, ये आपके बैंक अकाउंट से ब्लॉक होता है, ठीक है, जो भी पैसा होगा, ओके। नाउ तो फिर वहाँ पे पैसा ब्लॉक हो जाएगा। अब इसके बाद फिर क्या होता है कि आईपीओ का लिस्टिंग डेट आता है, ठीक है, या फिर सबसे पहले तो आईपीओ का अलॉटमेंट डेट आएगा। इस दिन आपको ये पता चलेगा कि वेदर आपको आईपीओ मिला कि नहीं मिला। तो आईपीओ अलॉट हो जाएगा अगर मान लीजिए, तो आपके डीमैट अकाउंट में वो उतने नंबर ऑफ शेयर्स दिखने लगेंगे। अच्छा, अगर आईपीओ अलॉटमेंट नहीं होता है, आपको ओवर सब्सक्राइब होने पर आईपीओ अलॉटमेंट नहीं भी हो सकता है, तो इन दैट केस ऑन दैट डे ये जो ब्लॉक्ड अमाउंट था ना, ये अमाउंट रिलीज हो जाता है। फिर मतलब आपके अकाउंट में वो फिर शो करने लगेगा, बैंक अकाउंट में। अब पहले ब्लॉक कर दिया गया था 15,000, अब वो आपके अकाउंट में शो करने लगेगा। फाइनली आ जाता है आईपीओ का लिस्टिंग डेट। लिस्टिंग डेट मतलब ये हो गया कि इस दिन क्या होगा, इस दिन जो भी आप आईपीओ में अप्लाई किए थे उसका जो शेयर आपको मिला है, इट विल नाउ बी लिस्टेड ऑन द NSE एंड BSE फॉर
ट्रेडिंग, जिसका कि ट्रेडिंग शुरू हो सकता है अब। ठीक है, सो ट्रेडिंग के लिए NSE BSE में ये लिस्टिंग इसका हो जाता है IPO लिस्टिंग डेट पे। एंड यूजुअली जैसे आपको 9:15 में मार्केट का ट्रेडिंग शुरू होता है, तो IPO का जो भी लिस्टिंग डेट रहता है ना, इस दिन उस कंपनी का ट्रेडिंग स्टार्ट होता है यूजुअली 10 बजे से। ठीक है, ये इसके बाद भी हो सकता है, मतलब ये कंपनी वो डिपेंड करता है सेबी क्या बोलता है, तो अलग अलग इंस्टेंट्स पे अलग अलग चीज़ हो सकता है इसका, लेकिन अभी के लिए 10 बजे आपका इसका ट्रेडिंग शुरू होता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था। कमेंसमेंट डेट, इसमें 3-4 दिन तक आपको टाइम रहेगा जिस दिन आप अप्लाई कर सकते हो IPO के लिए। IPO में क्या होता है कि 15 मतलब अप्रॉक्सीमेटली एक लॉट में 15,000 रुपीज़ का शेयर रहता है। ये आपको 15,000 आपके बैंक अकाउंट से ब्लॉक होते हैं। IPO अगर अलॉट हो गया तो आपको मिल जाएगा शेयर, नहीं हुआ अलॉट तो आपके पैसा जो ब्लॉक्ड अमाउंट है आपको वापस मिल जाएंगे। फिर IPO लिस्टिंग डेट पे NSE BSE पे ट्रेडिंग शुरू हो जाता है उस पर्टिकुलर कंपनी पे। अब ये चीज़ था हाउ टू अप्लाई फॉर एन IPO, ये चीज़ आप लोग समझ गए अभी। ठीक है, नाउ अब GMP एंड लिस्टिंग हम लोग समझते हैं। GMP को बोलते हैं हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब ध्यान से यहाँ पे समझिएगा जरा। ठीक है, मान लो कोई भी शेयर है, लेट्स से कि इसका ना जब कमेंसमेंट डेट था, तो कमेंसमेंट डेट के समय ये चीज़ उसका एक प्राइस रेंज आपको बताता है कि लेट्स से कि अभी मान लीजिए कि कोई भी एक XYZ कंपनी है, इसका कि बोला कि आपको एक रेंज दे देगा, लेट्स से कि 300 से लेकर के 305 रुपीज़ में आप बिड लगा सकते हैं। ठीक है, कंपनी अगर अच्छा है ना, तो क्या होता है कि जितना मान लीजिए उसका वो उसके पास वो मान लीजिए कि 1 लाख शेयर ही केवल बेच रहे थे उन्होंने। ठीक है, 1 लाख शेयर ही वो इतना प्राइस पे बेच रहे थे, बट बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे, है ना। बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे, तो मान लीजिए कि 10 लाख लोग अप्लाई कर दिए हैं इसको। ठीक है, मतलब 10 लाख लोग अप्लाई कर दिए हैं, तो ऑफकोर्स 1 लाख ही शेयर था, 10 लाख लोग अप्लाई करेंगे तो सबको तो नहीं मिल पाएगा। समझ में आ रहा है ना, सबको ये चीज़ मिल नहीं पाएगा। ठीक है, तो अगर सबको नहीं मिल पाएगा तो अब कंपनी वाला क्या सोचेगा, क्या वो कम प्राइस पे देने वाला है। तो इसीलिए क्या है कि अगर वो रेंज आपको दिया रहे ना IPO में, तो हमेशा हम लोग को हायर प्राइस पे बिड लगाना है। ठीक है, ताकि 10 लाख लोग अगर अप्लाई करेंगे तो कम से कम हम लोग मतलब अपर हाफ में रहें, सच दैट मेरे को 305 रुपये में भी ये शेयर मिल जाए मेरे को। समझ में आया। ठीक है, अब मान लीजिए कि IPO आपको अलॉट हो गया है, मतलब आपको कंपनी का शेयर मिल गया है। ठीक है, अलॉटमेंट इज डन। अब अलॉटमेंट से लेकर के ना, ध्यान रखना, अलॉटमेंट से लेकर के लिस्टिंग फॉर ट्रेडिंग, इसके बीच में गैप रहता है। आपको मान लीजिए 3 से 4 दिन का गैप रहेगा। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, जिस दिन आपको IPO अलॉट हुआ, ठीक है, कंपनी का आपको शेयर मिल गया, उससे लेकर के लिस्टिंग डेट के बीच में 3-4 दिन का गैप रहेगा। इस समय क्या होता है ना, एक अनरेगुलेटेड मार्केट है, अनरेगुलेटेड मार्केट जिसको कोई देखता नहीं है। यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई के कारण जो 300 से 305 रुपये का ये IPO प्राइस इतना था, 300 से 305, मान लीजिए आपको 305 रुपये पे आपको इसका मान लीजिए लॉट था 3×5=15, मान लीजिए इसका 50 का लॉट था, 50 लॉट, क्योंकि मैं बोला ना कि आपको अराउंड 15,000 रुपीज़ लगेंगे। ठीक है, तो लेट्स से 50 का लॉट था ये इसका, तो 305 इंटू 50, 25, तो बेसिकली ये आ जाएगा आपको 15,250। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, आपके 15,250 रुपये लग गए हैं, है ना। अब क्या होगा ना, अब देखो यहाँ पे अनरेगुलेटेड मार्केट में यहाँ पे अब डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू ट्रेडिंग होता है। अब लोगों को लग रहा है ना कि ये कंपनी जो है 300 से 305 के बीच में जो अपना शेयर बेच रहा है ये बहुत सस्ता है, इसका प्राइस और होना चाहिए था। तो लोग अब ग्रे मार्केट में क्या करते हैं, वहाँ पे बिडिंग लगाते हैं कि नहीं 305 नहीं, मैं 310 में लूँगा। देने वाले ऑफकोर्स 310 में दे सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, बोलेंगे नहीं इसका 310 नहीं है तो 500 वाला ये कैंडिडेट है ना। तो उससे करके क्या है, ये यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई होता है अनरेगुलेटेड मार्केट में, और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम इसको बोलते हैं, ये धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। जैसे मान लो कि प्रीमियम इसका 50 रुपये पे चल रहा है, अगर यही डिमांड सप्लाई के कारण 50 रुपये पे अगर प्रीमियम चल रहा है, मतलब ये हुआ कि 305 रुपये जो इसका बिडिंग प्राइस था ना, अभी अगर वो लिस्ट होगा NSE BSE पे तो उसका प्राइस हो जाएगा 355 रुपीज़, गॉट इट, पर शेयर का। ठीक है,
तो इस तरह करके ना आईपीओ का लिस्टिंग प्राइस डिफाइन होता है, समझे? मतलब कि ऐसे समझिएगा, हाईएस्ट बिड प्राइस प्लस जीएमपी। जीएमपी अच्छा अगर कंपनी है तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, मतलब आपका डबल भी हो सकता है प्राइस इस पे, ठीक है, डबल भी हो सकता है प्राइस। तो हाईएस्ट बिड प्राइस प्लस जीएमपी ये आपका हो जाएगा लिस्टिंग प्राइस। लिस्टिंग प्राइस ध्यान रखना, ये जीएमपी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। मान लो कोई एकदम लुक्रेटिव नहीं है, ठीक है, शुरू में लोग जोश जोश में खरीद लिए 305 में, ठीक है, तो 305 रुपये का था, लेकिन लोगों को लगा अचानक से कि यार ये तो गलती हो गया है, तो लोग जो ग्रे मार्केट में इसका जो बोले कि नहीं मेरे को ये चीज़ चाहिए ही नहीं, किसी का कोई डिमांड ही नहीं रहा यहाँ पे, तो अब लोग यहाँ पे ना जो 305 पे खरीदे थे वो थोड़े कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो वो ना कोई अगर 300 में भी यहाँ पे बायर प्रेजेंट है तो वो इसको ही बेच सकते हैं, राइट। कोई बोला कि नहीं मेरे को 290 में ही चाहिए, तो इसको ही बेच सकते हैं वो चीज़, ठीक है भाई लो मेरा पैसा दे दो वापस, है ना। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव प्रीमियम, है ना। तो लिस्टिंग प्राइस जो है हो सकता है कि आपका जो इशूड प्राइस है, जैसे मान लीजिए 305 से अगर मान लीजिए आपका इशू हो रहा है मान लो 400 रुपये पे, ठीक है, तो 400 इंटू 50 का लॉट था, राइट। तो इसका करंट प्राइस जैसे ही मार्केट खुलेगा, ये मान लीजिए इसका लिस्टिंग प्राइस है ना, जैसे ही मार्केट खुलेगा 400 इंटू 50 मतलब कि ये 20,000 रुपये हो जाएगा, जो 15,250 रुपये था वही 20,000 हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि 305 में आप खरीदे हो, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम नेगेटिव है, तो ये हो सकता है कि 250 में भी खुले, तो 250 में खुलेगा अगर, तो ये आपको 12,500 रुपये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए डिपेंडिंग ऑन आईपीओ, अगर आईपीओ का लोग ये पूरा उसका आरएचपी वगैरह पढ़ते हैं और फिर ये जब लगता है कि नहीं ये आईपीओ बहुत अच्छा है, तो फॉर लिस्टिंग गेन, इसमें देखो इतना जो है यहाँ पे क्या हुआ, ये लिस्टिंग में ही मतलब जैसे ही मार्केट खुला वो एनएससी बीएससी में गया ये ट्रेडिंग के लिए, खुलते के साथ इसको जो है 50 रुपये का प्रॉफिट, 50 रुपये कहते हैं, यहाँ पे 95 रुपीज़ पर शेयर का प्रॉफिट हो जा रहा है। समझ में आ रहा है ना, 95 रुपीज़ पर शेयर का प्रॉफिट हो जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि 305 इसका इशू प्राइस था, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लिस्टिंग गेन। लिस्टिंग गेन, तो लोग जो है ना लिस्टिंग गेन के लिए अच्छे अच्छे आईपीओज में अप्लाई करते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि गुड आईपीओज में चांसेस आर वेरी लेस, आपको अलॉट हो जाए इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं, चांसेस आर वेरी लेस। नाउ इसके बाद फिर क्या होगा, जैसे ही मार्केट में ये 400 पे स्टार्ट हुआ, अब मान लो फिर से जो है 400 पे भी इसका क्या है कि लोगों को लग रहा है नहीं यार ये तो 400 पे जो स्टार्ट हुआ है ये तो बहुत खतरनाक कंपनी है, बहुत मस्त कंपनी है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो अब यहाँ से ट्रेडिंग शुरू हो जाएगा उस दिन। तो हो सकता है कि उस दिन ओपन प्राइस इतना रहा तो क्लोज होते होते हो सकता है कि 450 तक भी चला जाए, ठीक है। तो फर्स्ट डे ना कोई भी इसका फर्स्ट डे ध्यान रखिएगा, देर इज़ नो सर्किट लिमिट, देर इज़ नो सर्किट लिमिट। सर्किट लिमिट क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। सर्किट लिमिट ये होता है कि हर एक अच्छा स्टॉक अगर है तो एक दिन में वो 5% 10% से ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट डे जिस दिन वो लिस्ट होता है उस दिन वो कितना भी परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह करके आईपीओ जो है मार्केट में लिस्ट होता है और लिस्टिंग गेन मिल सकता है आपको। कुछ अगर अच्छा नहीं रहा आईपीओ तो हो सकता है आपको लॉस भी हो जाए। इसीलिए क्या है कि हम लोगों को अच्छे से आरएचपी पहले पढ़ना चाहिए, उस कंपनी के सारे एस्पेक्ट देखना चाहिए और तब जाके हम लोग को इसका डिसीजन करना चाहिए। तो होप कि आपको फर्दर ट्रेडिंग इसमें कैसे करते हैं ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में एक नए वीडियो के साथ। तब तक अच्छे से आप लोग ट्रेडिंग करते रहिए और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।